प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए बीएड सेकंड ईयर प्लस बीए फर्स्ट ईयर। हमने लास्ट कक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कस की थी और उसके बाद में आज हम स्टेप बाय स्टेप टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे पहला टॉपिक है सूर्यातप। सूर्यातप की बात करेंगे आज, उसके बारे में देखेंगे हम किसे कहते हैं सूर्यातप और धरातल पर जो सूर्यातप की मात्रा है वो कितनी है, सौर स्थिरांक से क्या तात्पर्य है, सूर्य को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में देखेंगे, सूर्य का जो सूर्यातप का अक्षांशीय वितरण है उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको कि जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिट नंबर 4 में सूर्यातप का एक टॉपिक है। तो वो ही चीज़ सेम बीए बीएड सेकंड ईयर में है। तो दोनों क्लासेस के लिए ये टॉपिक अध्ययनरत है और इसीलिए आप दोनों क्लासेस इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़िए, समझिए और इससे संबंधित कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं भी आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं, जिसका सॉल्यूशन अगली नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूर्यातप। देखिए, सूर्यातप से पहले मैं आपको कुछ सामान्य सी जानकारी दे दूं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर पाई जाती है। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे, कौन सी अक्षांश प्रमुख हैं और कौन सी देशांतर प्रमुख है। देखिए, इस प्रकार की कुछ पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व कुछ रेखाएं मिलती है आपको ग्लोब। इनको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये वर्ताकार होती हैं। इसका जो विस्तार होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण। कहने का तात्पर्य 0 से ऊपर बात करेंगे तो 90 अक्षांश रेखाएं मिलेंगी, नीचे की बात करेंगे तो 90 अक्षांश मिलेगी आपको। ठीक है, देखिए कुछ प्रमुख रेखाओं की बात करूं मैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और बीच में है 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए इनके पर्टिकुलर नाम हैं। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिण में 23.5 डिग्री है उसको हम जानते हैं मकर रेखा के। ठीक है, अब देखिए ऊपर है 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे हैं 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ वाले को किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वर्त के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिण को अंटार्कटिका वर्त के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण, इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इन नामों से जाना जाता है। अब देखिए एक शब्दावली आती है कटिबंध। कटिबंध क्या होता है? कटिबंध होता है दो अक्षांशों के, मान लो ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश है, ये 3 डिग्री अक्षांश है। दो अक्षांशों के मध्य कोई भी दो हो सकती है, 1 से 3 के मध्य भी हो सकता है, 1 से 5 के मध्य भी हो सकता है, 1 से 90 के मध्य भी हो सकता है।
तो दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते हैं। हो सकता है तापमान के आधार पर अलग अलग कटिबंध मिल जाए। देखिए 0 से 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया को किस नाम से जानते हैं? इस क्षेत्र को, यहाँ पर क्या रहता है? तापमान सदैव उच्च पाया जाता है। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तापमान सदैव उच्च पाया जाता है, इसलिए उष्ण नाम दिया गया है। और दो अक्षांशों के मध्य कटिबंध होता है, चाहे वो दो अक्षांश कौन सी भी हो सकती हैं। यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? कटिबंध। तो क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। अब मैं बात करता हूँ 23.5 से 66, इस क्षेत्र की बात करता हूँ मैं। इस क्षेत्र में न तो ज़्यादा तापमान अधिक रह पाता है और न कम रह पाता है। तो शीत और उष्ण दोनों कंडीशन आपको मिलेगी, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया? शीतोष्ण। और क्या है ये? कटिबंध। ये क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर सदैव तापमान न्यून रहता है, तापमान न्यून रहता है, तो कैसा रहेगा? शीत क्षेत्र रहेगा। और कटिबंध, तो ये कौन सा कटिबंध हो गया? शीत कटिबंध हो गया। उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध, ये कुछ सामान्य सी जानकारी। तो चलिए हम अब स्टार्ट कर रहे हैं सूर्य तप के बारे में। देखिए किसे कहते हैं सूर्य तप? सूर्य से जो पृथ्वी पर सौर विकिरण की मात्रा पहुंचती हैं उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से सूर्य तप, इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा को सूर्य तप कहते हैं। देखिए सूर्य से जो आने वाली किरणें होती हैं, रेडिएशन होती हैं, उसको हम सौर विकिरण के नाम से जानते हैं। और वो सौर विकिरण जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सूर्य तप नाम देते हैं। अब देखिए पृथ्वी पर सूर्य तप का 1/2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। अगर एक इकाई वहाँ से चली है तो यहाँ पर कितनी इकाई पहुँचेगी? उस एक इकाई का 1/2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुँचता है। लेकिन फिर भी देखो तापमान कितना अधिक पाया जाता है। अब सूर्य तप का मापन कैसे किया जाता है? कैसे पता चलता है कि यहाँ पर कितने प्रतिशत सूर्य तप है? तो इसको मापने का सूर्य तप मापन का एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं पायरोहेलियोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोहेलियोमीटर। ठीक है, ये कुछ सामान्य जानकारी है। अब देखिए सौर विकिरण और एक होती हैं पार्थिव विकिरण। दो नाम आपको मिलेंगे, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। सौर विकिरण क्या होती हैं? सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर
सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जो विकिरण पहुंचती हैं उसको हम सौर विकिरण कहते हैं। और इनको एक नाम और से भी जानते हैं। ये जो विकिरण आती हैं किन तरंगों के माध्यम से आती हैं? लघु तरंगों के माध्यम से आती हैं। पार्थिव विकिरण पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष में लौटती हैं तो उसको हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। और ये किस तरंग के माध्यम से जाती हैं? दीर्घ तरंग के माध्यम से जाती है। अब देखिए सौर विकिरण का सीधा सा संबंध किस तरंग से है? लघु तरंग से। और पार्थिव विकिरण का सीधा सा संबंध किससे है? दीर्घ तरंग से है। सबसे ज़्यादा जो तापमान की मात्रा पहुंचती हैं पृथ्वी के भूपृष्ठ पर, सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा पहुंचती हैं वो किन तरंगों के माध्यम से पहुंचती हैं? लघु तरंग के माध्यम से पहुंचती हैं। ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट आती है सूर्य तप में सोलर स्थिरांक, या हम कह सकते हैं सौर स्थिरांक। सोलर कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा सा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा सा एक नाम आएगा सौर स्थिरांक। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको ये बताना है सौर स्थिरांक क्या है। ठीक है। देखिए सौर स्थिरांक क्या होता है कि वायुमंडल के बाहरी भाग में, वायुमंडल के बाहरी भाग में सौर विकिरण की मात्रा जो प्राप्त होती हैं, कैसे प्राप्त होती हैं? प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट में जो वायुमंडल के बाहरी भाग में जो सौर विकिरण की मात्रा प्राप्त होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सौर स्थिरांक। देखिए कैसे, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर का जो इन्वायरमेंट है वायुमंडल है, सूर्य हैं, यहाँ से सौर विकिरण की मात्रा पहुँचे इस प्रकार से। अब ये सौर विकिरण की मात्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर का अर्थ होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर, चारों भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर। इस इतने क्षेत्र में 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर जो सौर विकिरण या सूर्य तप की मात्रा प्राप्त होती हैं उसको हम सौर स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अब इस सौर स्थिरांक का एक मान भी है, कैलकुलेशन कर ली कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में कितने सूर्य तप की मात्रा पहुंचती हैं। तो देखिए उसको हम कहते हैं सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? 1.94 ग्राम कैलोरी। देखो ऊर्जा को हमेशा, कैलोरी क्या है? कैलोरी ऊर्जा के मात्रक की इकाई है। क्या है? ऊर्जा के मात्रक की इकाई है। तो ऊर्जा है तो हम कैलोरी में मापेंगे। 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान है 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये पूरा लिखना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। कई बार आपको कहीं पर 2 ग्राम कैलोरी अप्रोक्सीमेटली मिलता है,
तो ये भी सही है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है 1.94 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर और प्रति मिनट। कहीं पर आपको 2 लेंजली भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये याद रखिए और यही सोर्स स्थिरांक का मान अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लिख दीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि धरातल पर सूर्य तप की मात्रा, जैसे हमने बात की है अभी कटिबंधों की, उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं उन्हीं अक्षांशों पर। देखिए जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसा ही उत्तर में, ऐसा ही दक्षिण में। अब सूर्य की जो विकिरण की मात्रा है वो पूरी पृथ्वी पर आती है, पूरी पृथ्वी पर आती हैं। तो देखिए इसके धरातल पर सूर्य तप की मात्रा, ये टॉपिक अपना। तो देखिए 0 डिग्री पर सूर्य तप की मात्रा कितने प्रतिशत होगी, तो याद रखना भूमध्य रेखा पर सदैव क्या हो रहता है कि जो सूर्य की किरणों का जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। अब देखिए यहाँ से ऊर्जा यहाँ पर आ रही है और एक ऊर्जा यहाँ से आ रही है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा इस तरंग, इस विकिरण के माध्यम से मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। तो अगर विकिरण का तिरछापन आपको दिखाई दे रहा है तो वहाँ ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर सीधापन है, इसलिए धरातल पर 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य तप की मात्रा कितने प्रतिशत है, 100 डिग्री है। वहीं मैं बात करूं 30 डिग्री पर, तो सूर्य तप की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है, 88% पाई जाती है। और वहीं बात करता हूं 60 डिग्री पर, तो कितने प्रतिशत, 57%। अब आप समझ रहे हैं कि 90 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव है या 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर सदैव बर्फ जमी रहती है, तो यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा 0 होगी आपके हिसाब से, है ना। लेकिन नहीं, सूर्य तप की मात्रा तो आती है, लेकिन वहाँ पर किरणों का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल तिरछा हो जाता है। सूर्य तप की मात्रा तो पहुँचती है, वो मात्रा कितनी है, 40 से 42%, लेकिन एंगल की वजह से वहाँ पर तापमान अधिक नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ पर सदैव बर्फ़ जमा रहती है। और साथ साथ में जो पृथ्वी का रोटेशन है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो भी उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए 0 डिग्री पर 100%, 30 डिग्री पर 88%, 60 डिग्री पर 57% और 90 डिग्री पर 40 से 42% सूर्य तप की मात्रा पहुंचती है। तो ये धरातल पर सूर्य तप की मात्रा बता रहा है। तो चलिए हम बाकी आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उसका अक्षांशीय वितरण क्या है, और कुछ एक कंसेप्ट होती है जैसे प्रकीर्णन है, परावर्तन है और अवशोषण है, इनका क्या अर्थ होता है, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अच्छे से इस वीडियो को समझिए और इसके साथ साथ में नोट्स बनाइए, ताकि आपको भविष्य में जब एग्ज़ाम होगा आपका, तो उस समय आपको अधिक फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।